अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कंप्लीट किया है। तो जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए। तो इसके साथ साथ हमने कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस वीडियो में हम इस पर कुछ और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इसका दूसरा टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो आज हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें बतानी है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले हमें ये समझना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो क्या होती है, देखो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। अब अगर हम देखो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से होती है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर इस तरह से लाइन हो तो वो होगी वर्टिकल लाइन। तो जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहेंगे हम, और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं। अब अगर हम कोई भी ऐसी लाइन लेंगे जो हॉरिजॉन्टल में हो, जैसे कि अगर हम इस तरह से एक लाइन लेंगे, ये क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और दूसरी इस तरह से लेंगे, तीसरी इस तरह से लेंगे। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लेंगे तो हम इस तरह से लेते हैं। फिर इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ y का वैल्यू होगा, y का वैल्यू यहाँ पर कुछ होगा। अब इसका ये मतलब है कि y का वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो इसी तरह से यहाँ से भी ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स पर y का वैल्यू होगा 2 होगा, -2 होगा, -1 होगा, -3 एंड सो ऑन, इस तरह करके। तो यहाँ से क्या मालूम होता है, देखो यहाँ से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा पॉइंट होगा जो कल भी मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट लाइन पर लाई करता है, चाहे वो वाई एक्सिस पर करता हो या एक्स एक्सिस पर। अगर वो वाई एक्सिस पर लाई करता है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई समथिंग होगा लेकिन एक्स 0 होगा। अगर एक्स पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो इसका मतलब एक्स का वहाँ पे कोई पॉइंट है लेकिन वाई वहाँ पे 0 है। अब जब वाई पर हम लेते हैं तो वाई पर ये सारे पॉइंट्स आएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू के। लेकिन यहाँ पर k क्या होगा, कांस्टेंट, k होगा यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका ग्राफ क्या होगा, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू देंगे, इसमें कोई भी वैल्यू देंगे हम, इसमें सपोज करो हम यहाँ पर 0 देंगे, x का हम 0 वैल्यू देंगे, तो y क्या होगा, y भी 0 होगा। किस तरह से, यहाँ पर 0 तो ये 0 होगा, फिर y बचेगा, y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, x भी 0 y भी 0, वो पॉइंट होता है ऑरिजिन, दैट इज हियर। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा वैल्यू देंगे, x में हम 1 देंगे तो y क्या होगा, -1। क्यों, देखो ये 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो क्या होगा, y एज इट इज -1 यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये -1 बचेगा। तो इसका मतलब अगर हम x को देते हैं 1, फॉर एग्जाम्पल x यहाँ पर 1 है, तो y क्या है, -1, y -1 यहाँ है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब समझना। अब हम कोई और पॉइंट देंगे, अगर हम y में, अब हम देंगे y में 1, अगर हम y को 1 देंगे, यहाँ पर 1 होगा। अब प्लस यहाँ पर x है इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -1 फिर। तो इसका ये मतलब है, जब हमने x को 0 दिया तो y भी 0 आ गया, जब हमने x में 1 पुट किया तो y में -1 आ गया, और जब हमने -1 x में दिया y में y 1 निकला। ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x1 y -1। अब 0 यहाँ पर है, 0 इंटू 0, 0, तीसरा पॉइंट 1, -1 या -1, 1। देखो x क्या है, माइनस, डेट इज हियर, यहाँ पर x माइनस होगा।
और y क्या है 1, y यहाँ पर 1 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास लाइन इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लाइन आएगी। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि पासिस थ्रू विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट से पास होती है। देखो यहाँ पर हमें ये समझना है क्वाड्रेंट क्या होता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होती है ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है। ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट। इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि ये जो लाइन होगी पासिस थ्रू विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट से पास हो रही है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट, एक तो ये सेकंड से जा रही है और दूसरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट इसके बीच जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ होगा आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर हम ऑप्शन यहाँ पर ये रखेंगे सेकंड एंड फोर्थ, ये फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है ये लाइन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक्स, ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अब इनमें जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। हमने अभी तक जितने भी पेपर उसको एनालाइज किया है तो उसमें जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पर होते हैं। तो इसीलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर होगा। अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन होगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आएंगी। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है। इफ लेंथ इज x एंड ब्रेडथ इज y, विच इक्वेशन इज करेक्ट। तो देखो हम जानते हैं हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो इस तरह से होता है और इसका पेरीमीटर कितना है 60। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो बाउंड्री होती है रेक्टेंगल में, यहाँ से यहाँ तक ये सारी बाउंड्री, इसको कहा जाता है पेरीमीटर। और इस पेरीमीटर के लिए जो रेक्टेंगल में फार्मूला होती है वो होती है पेरीमीटर बराबर ट्वाइस एल प्लस बी। क्या होती है, ट्वाइस एल प्लस बी। एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेडथ। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ लेंथ इज एक्स, अब इन्होंने लेंथ को क्या किया है एक्स मान लिया और ब्रेडथ को क्या माना है वाई। तो हम भी यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, 2l की जगह हम x लेंगे, ब्रेडथ की जगह हम y लेंगे। कह रहा है कि ये जो पेरीमीटर है यही पेरीमीटर ये किसके इक्वल है, 60 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फिर सही होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, हमारे पास आएगा 2x प्लस 2 से इसको करेंगे तो 2y आएगा इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में ये होगा, यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 60। तो ये हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए टैक्सी चार्जेस 50 रुपीज एज ए बेस फेयर एंड 10 रुपीज पर किलोमीटर। इफ द टोटल फेयर इज y फॉर x किलोमीटर, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस। देखो एक टैक्सी है जिसका जो चार्ज लेती है कितना 50 रुपीज एज बेस फेयर, ठीक है, एंड 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो फिर वो 10 रुपीज लेती है किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर हमारे पास जो टोटल फेयर है वो क्या है y, टोटल फेयर क्या है y, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू टोटल फेयर। ये क्या है टोटल फेयर। अब यहाँ से देखो टोटल फेयर क्या है, यहाँ से टोटल फेयर पे है 50 रुपीज है, क्या है 50 फेयर बेस फेयर जो कि बेस फेयर है, एंड 10 पर किलोमीटर, फिर 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से। तो ये भी कह रहा है कि x किलोमीटर यहाँ पर ये निकाल रहा है। देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलेंगे कि एक फेयर है 10 रुपीज फेयर है और मतलब 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में इसको हम लिखेंगे पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको फेयर देना है 10 रुपीज। तो अगर आपके पास 2 किलोमीटर होंगे तो आप क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीपल करेंगे। आप जितने किलोमीटर होंगे उतने से आप इसको मल्टीपल करेंगे।
तो अगर आपके पास 5 किलोमीटर होंगे तो 5 किलोमीटर में हम 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 50 रुपीज़ आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास x किलोमीटर है, कितना है x किलोमीटर, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से x किलोमीटर में कितने टोटल फेयर होगी, दैट इज 10 इंटू एक्स, वो क्या होगा 10x। तो ये क्या है, एक तो पहले इसको बेस फेयर देनी है, दूसरा इसको 10 किलोमीटर जो x किलोमीटर है उसमें से इसे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो होगा 10x। तो इसमें हम जोड़ेंगे 10x, तो ये क्या होगा, देखो y इक्वल टू 50 प्लस 10x, ये भी है टोटल फेयर, ये भी क्या है टोटल फेयर। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि इफ द टोटल फेयर इज y। देखो यहाँ से आपको पहले ये आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, इस वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चन इसमें रखे ताकि हमें थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चन को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन हैज ₹100 इन रुपीज़ 10 एंड 5 नोट्स। तो एक आदमी है जिसके पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ उसको किस में है, एक तो इसके पास 10 रुपीज़ नोटिस है और 5 रुपीज़ नोटिस है। इफ द नंबर ऑफ 10 नोटिस इज x, यहाँ पर ये x होगा, ठीक है, यहाँ पर ये x होगा, यहाँ एक ही x आप लेना है, इसी तरह से यहाँ पर एक ही y लेना है। तो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोटिस इज x, तो 10 रुपीज़ नोटिस वो कितने हैं x, और जो 5 रुपीज़ नोटिस है वो कितने हैं y, विच इक्वेशन इज करेक्ट। तो फिर हमें ये बताना है कि इस पे से अगर हम इस यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सही होगी। देखो अगर 10 रुपीज़ नोटिस क्या है x, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 10x होगा प्लस जो 5y होगा वो किसके बराबर, 100 के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो ये क्या है, ये 10 रुपीज़ नोटिस है, जितने वो होंगे उसको हम 10 से मल्टीपल करेंगे। अगर हमारे पास 5 नोटिस है, कितने हैं 5 नोटिस 10 रुपीज़ के, तो टोटल कितना होगा 10 इंटू 5 दैट इज 50। अब हमारे पास 10 रुपीज़ नोटिस है लेकिन कितने हैं x, ठीक है, तो टोटल क्या होगा 10x। इसी तरह से 5 रुपीज़ नोटिस कितने हैं y, तो इनका मल्टीपल क्या होगा 5y, और ये सारा टोटल किसके बराबर है 100 के बराबर। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5 इक्वल टू 100, दैट इज इक्वेशन बी 10x प्लस 5y। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अ वाटर टैंक कंटेन्स x लीटर्स इनिशियली एंड इज फिल्ड एट y लीटर्स पर मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स टोटल वाटर बिकम्स 100 लीटर्स, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस। तो कौन सी इक्वेशन होगी, क्या कह रहा है कि अ वाटर टैंक कंटेन्स x लीटर्स इनिशियली, एक वाटर टैंक है जिसमें कितने लीटर्स है x लीटर्स, पहले उसमें x लीटर्स है, एंड इज फिल्ड y लीटर्स, फिर इसमें क्या है, इसमें y लीटर्स आते हैं, y लीटर्स आते हैं, लेकिन याद रखना y लीटर्स पर मिनट में, मतलब एक मिनट में y, दूसरे मिनट में y, तीसरे मिनट में y, फोर्थ एंड फिफ्थ मिनट में y आता है। तो इसका मतलब इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो 5 मिनट में जितना होगा उससे इसको मल्टीपल करेंगे। फिर ये कह रहा है कि आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद टोटल वाटर बिकम्स 100 लीटर्स, ये जो टोटल वाटर होगा ये कितना है 100 लीटर्स। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी इक्वेशन होगी। तो ये होगी x प्लस 5 पे ही लिखेंगे 5y इक्वल टू होगा 100, दैट इज x प्लस 5y इक्वल टू 100, x प्लस 5 इक्वल टू 100। तो यहाँ से भी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा कि हम किस तरह से यहाँ से इसको डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, पहले मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसकी जनरल फॉर्म थी क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है लीनियर इक्वेशन इन विद 2 वेरिएबल। इस पे 2 टॉपिक्स आते हैं, एक ये आता है जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन आती है, और इसको हमने देखा है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, और इस पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम यही इक्वेशन लेंगे, लेकिन अब हम एक नहीं लेंगे बल्कि अब हम दो इक्वेशन यहाँ पर लेंगे। कैसे लेंगे, देखो इस तरह से। पहले हम लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब देखो ये इस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने a का नाम चेंज करके a1, b का नाम b1, c का नाम c1 रखा। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह से लेंगे, जो कि होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम इस तरह से दो इक्वेशंस लेंगे, फिर उनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से आते हैं, ठीक है। और इसमें भी से फिर वो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा पूछते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम इसका नाम देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतना हम जानते हैं क्या है, वो ये है। फिर पेयर का मतलब हम जब दो लेते हैं। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स consists of two equations involving the same two variables usually x and y। इसमें क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स आते हैं, x and y भी आता है, लेकिन इसमें हम दो इक्वेशंस लेते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब ये जो पहले कोएफिशिएंट्स है इसके a1 b1 c1 या a2 b2 और c2 इसके साथ भी, मतलब c1 c2, ये सारे ये होंगे रियल नंबर्स हमारे पास, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, मतलब ये जो पहला कोएफिशिएंट होगा और इसमें दूसरा कोएफिशिएंट, अगर हम इनको ऐड करके उन पर स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखना है। इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन होगी, इसमें भी यही कंसेप्ट है कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर वो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म। तो अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये है कि हमने इससे पहले जब हमने इस इक्वेशन को पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये यही इक्वेशन है, आप सिर्फ यहाँ पर नाम है अलग अलग। यहाँ पर a1 है, a1 क्यों है, b1 क्यों है, ये ताकि कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ से। फिर हम अगर यहाँ पर भी a रखेंगे तो ये सेम आ जाएगी, इसीलिए इसको हमने नाम चेंज किया। अब यहाँ से हमने क्या किया था, सोल्यूशन मैंने आपको उसमें भी बताया था कि सोल्यूशन वो वैल्यूज होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जिस इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, x और y के वैल्यूज जो हम इसमें पुट करते हैं और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर निकलता है, तो उस चीज को कहा जाता है सोल्यूशन। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसमें कितने सोल्यूशन होते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन इसमें होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये क्या होंगी, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगी, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दीज आर द पेयर ऑफ, दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ, मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस होंगी। दूसरी बात, यहाँ पर हमने ये बात की थी कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसके हमें केसेस बनते हैं, ठीक है, तो वो केसेस हमें पढ़ने हैं। तो ए सोल्यूशन इज ए पेयर, सोल्यूशन क्या होता है, एक पेयर होता है x, y, x और y का वैल्यू होता है दैट सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर एक ही इक्वेशन थी तो एक ही बार इसको हम सॉल्व करते थे, मतलब एक ही वो हम पुट करते थे इसमें, तो ये सेटिस्फाई होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 2, 3 कोई वैल्यू होगा, ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो इसका सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं उनकी तरफ हम देखेंगे। देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर कौन कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं, ये क्या है, ये केसेस। तो पहला केस ये है कि यहाँ पर सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है,
क्या हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब जब वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज वन सोल्यूशन होगा। जब एक सोल्यूशन होगा उसको कहा जाता है यूनिक सोल्यूशन। तो ये कब होता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें केस होता है नो सोल्यूशन का, मतलब ये जो इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो दो इक्वेशंस होंगी इसके यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, इसका नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो तीन केसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो यूनिक भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। जब हमने एक की बात की थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें सिर्फ क्या था, इनफाइनाइट सोल्यूशन। लेकिन जब हम इसका पेयर लेते हैं, दो इक्वेशंस को लेते हैं, तब हम कहेंगे कि इसके तीन केसेस बनेंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या नो सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका एक और मतलब ये भी है, जब यूनिक सोल्यूशन होता है हम कहते हैं कि वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा हम क्यों कहते हैं, देखो ये जो दो लाइन्स होती है, बेसिकली ये जो इक्वेशंस होंगी ये क्या होंगी, दो स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी, फॉर एग्जांपल आप ऐसे मानो कि अगर ये एक लाइन है, तो अगर एक लाइन इस तरह से, तो मे बी जो दूसरी लाइन होगी वो इसको कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हो। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक पॉइंट पर, तो हम कहते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। कब होता है, जब ये एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वही हम कहते हैं कि वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो दूसरा केस ये भी बन सकता है कि अगर एक लाइन इस तरह से है तो दूसरी लाइन इस तरह से जा रही हो, जो कि कहलाएंगी पैरेलल लाइन्स। ये एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी, ना ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो जब लाइन्स पैरेलल होती है तो हम क्या कहते हैं, इनका नो सोल्यूशन होगा। क्यों होगा, ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगी तो इसका नो सोल्यूशन होगा। तो ये एक रास्ते से जा रही है, ये दूसरे रास्ते से जा रही है, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, ये चलती जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं काटेंगी। जब नहीं काटेंगी तो इसका नो सोल्यूशन बनता है। तीसरा देखो, अगर एक लाइन इस तरह से है, जा रही है, तो जो तीसरा जो केस होगा वो ये कहता है कि जो दूसरी लाइन होगी मे बी वो इसके ऊपर जा रही है, तो दोनों क्या कर रही है, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इस केस में क्या होता है, देखो ये एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर टच करती है, हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब आपको ये समझ आया होगा कि ये तीन केसेस क्यों यहाँ पर अराइज होते हैं। तो ये अराइज होते हैं इस कंडीशन से, क्योंकि ये एक दूसरे को कट भी कर सकती है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी जा रही होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल भी जा सकती है, या एक दूसरे के कोइंसिडेंट भी हो सकती है। तो तीनों केसेस बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इस केस में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे, इस केस में नो सॉल्यूशन कहेंगे, इस केस में वन सॉल्यूशन कहेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमें तीन तरह के सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें, जिस तरह से हमने इसमें देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो किस तरह से जा रही है वो मैंने आपको बताया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, देखो यहाँ पर याद रखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको बताया कि ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइन्स है। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स होती है, इनके केसेस मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती है, तो उस केस में इसका वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये लाइन्स क्या करती है, मीट करती है एक कॉमन पॉइंट पर, इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से, किसी भी तरह से। तीसरा पॉइंट देखो, इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो, दैट पॉजेसेस ए सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। चाहे फिर एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, उसको कहेंगे कंसिस्टेंट लाइन्स। और जिसका सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है, इसका
वन सोल्यूशन है। जब वन सोल्यूशन है तो हम कहेंगे दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट लाइन्स। आई बात समझ में। अब दूसरा केस क्या है, मैंने बताया पैरेलल लाइन्स। जब लाइन्स पैरेलल होती है तो इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाइन्स नेवर मीट, ये एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगी तो नो सोल्यूशन होगा, तो लाइन्स क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है। अब तीसरा केस मैंने बताया कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब देखो पैरेलल लाइन्स एक इस तरह से दूसरी इस तरह से, तो कोइंसिडेंट लाइन्स अगर एक ऐसे होगी दूसरे इसके ओवरलैप करती है तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा लाइन्स ओवरलैप कंप्लीटली, एक दूसरे को ये ओवरलैप करेंगी। तीसरा पॉइंट इसमें ये भी क्या होंगी, कंसिस्टेंट। क्यों, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ से हमें दो चीजें मालूम हो रही है कि लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स, दीज आर कंसिस्टेंट लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट लाइन्स। ठीक है, ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद देखो अलजेब्राइक कंडीशन फॉर कंसिस्टेंटी क्या होता है। हमने ये अब देखा कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। लेकिन जो एग्जाम होगा, एग्जाम में ग्राफ से इस तरह से नहीं आएगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी, बल्कि हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे इक्वेशन से। हम इक्वेशन को देख के ही बताएंगे कि लाइन किस तरह की है, इसका नेचर क्या है, कंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन है, पैरेलल है एंड एटसेट्रा। तो ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, पहला केस क्या है, यूनिक सोल्यूशन। मैंने बताया यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, वो कंसिस्टेंट भी होता है और यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है वो एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये हम कैसे देखेंगे, इसको देखने का तरीका है इक्वेशन से। इक्वेशन में हम क्या देखेंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास होगी हम उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका रेशियो निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, A1, यहाँ पर रेशियो कोफिशिएंट है B1, यहाँ पर A2, यहाँ पर B2। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स है। अब इन कोफिशिएंट्स का हम रेशियो निकालेंगे। कैसे, पहले हम A1 उसको डिवाइड करेंगे A2 से, इस तरह से A1 डिवाइड बाई A2, फिर यहाँ पर लेंगे B1 डिवाइड बाई B2, फिर इन दोनों को हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल ना हो, इफ दीज आर नॉट इक्वल, मतलब A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, याद रखना। तो इस केस में ये होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। कब होता है यूनिक सोल्यूशन, when the ratio of A1 by A2 is not equal to B1 by B2। ठीक है, जब x का जो रेशो होगा, x के कोएफिशिएंट्स का रेशो होता है वो इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में होता है ये यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है। और इस केस में लाइन्स इंटरसेक्टिंग भी होती है, हम कहेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और तीसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट। आई बात समझ में। तो ये है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस हम किस तरह से देख सकते हैं कि सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, जब लाइन्स पैरेलल होती है। ठीक है। और जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो इसका मतलब अगर ये एक लाइन है दूसरी ये लाइन है, ये इनकंसिस्टेंट भी होगी, ये कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो इस केस में क्या होता है, जो A1 डिवाइड बाई A2 है वो बराबर होता है B1 डिवाइड बाई B2, लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं होता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इक्वल टू 0। अब ये जो रेशो होगा A1 डिवाइड बाई A2 वो किसके बराबर होगा, B1 डिवाइड बाई B2, लेकिन वो C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं होगा। तो यही कंडीशन है इसके लिए। तो हम इसी तरह से क्वेश्चन को देख के बताएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है यहाँ तक। तो ये होगा दूसरा केस। अब तीसरा केस हमने क्या पढ़ा, तीसरा केस हमने पढ़ा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर से जा रही होगी, तो ये होगा कोइंसिडेंट। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत सारी जगहों पर मतलब इंटरसेक्ट करती है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1 डिवाइड बाई A2 वो बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2, वो बराबर होगा C1 डिवाइड बाई C2। तो ये इसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है। तो इनका हम रेशो निकालेंगे। तो इस तरह से ये तीन केसेस बनते हैं। मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया किस तरह से हम देखेंगे ग्राफिकली का इसका क्या मतलब होगा, और मैंने आपको कोएफिशिएंट्स की हेल्प से भी बताया।
कोएफिशिएंट की हेल्प से हम किस तरह से ये कहेंगे, और जो मतलब अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही से आएगा। तो ईजी है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन के चांसेस नहीं बनते हैं। तो जो क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं वो हम आगे देखेंगे किससे आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम ये जो जितना जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, ये बेसिक सारा बेसिक था। सारा बेसिक मतलब मैंने आपको बताया, मतलब इक्वेशन क्या है और इक्वेशन किस तरह की है, सॉल्यूशन क्या है, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी कंडीशन क्या होगी, ये सारा मैंने आपको बता दिया, कंसिस्टेंट वगैरह सब कुछ बता दिया। अब वर्ड प्रॉब्लम में हम कहाँ पर यूज़ होता है ये देखो, इसमें एज मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्सचर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस, मतलब ये इनकी यूजेज है, हम ये कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, पेरीमीटर जियोमेट्री में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सारे को हम रिवाइज करेंगे, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो दीज आर टू इक्वेशन दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसकी क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक पेयर होता है, x का y का वैल्यू होता है जो इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो, मतलब एक ही साथ दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ग्राफिकल, तीसरा मैंने बताया ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, तो इसकी क्या मीनिंग होती है, ईच इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है स्ट्रेट लाइन, दोनों इक्वेशन होंगी स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन्स, इस तरह से। फिर इसके 3 केसेस बनते हैं, वो मैंने आपको बताया। सोल्यूशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो अगर इस तरह से करेगी तो एक सोल्यूशन होगा, इस तरह से होगा ओवरलैप कर रहे होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, पैरेलल होगी तो नो सोल्यूशन होगा, ये भी बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसको मैंने बड़े आसान तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। देखो 4 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं। पहले जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस केस में क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और सोल्यूशन कितना होता है 1 सोल्यूशन, और लाइन्स को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। अगर ये कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में लाइन्स पैरेलल होंगी और नो सोल्यूशन होगा और लाइन्स इनकंसिस्टेंट भी होगी। तीसरा केस क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस केस में लाइन्स क्या होती है कोइंसिडेंट, ठीक है, और कितने सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और लाइन्स को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। अब इसके बाद ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है जो हमने पढ़ी है, अब इनको सॉल्व कैसे हम करेंगे, जो x होगा और जो y होगा इनका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यही सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वहां पर यही आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यूज, हमें x और y का वैल्यू बताना होगा, वो किस तरह से हम बताएंगे। तो वो बताने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज होगा और सबसे ज़्यादा इजी भी है, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको आप भूल जाए, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर इसको लाया है। लेकिन ये जो होगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इनमें से भी सबसे ज़्यादा एक ही यूज़ करेंगे हम, देखो इससे भी आंसर निकलेगा, इससे भी आंसर निकलेगा, इसीलिए हम एक ही पर फोकस करेंगे, वो होगा एलिमिनेशन मेथड, इससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होगी दूसरी बात। अब ये भी हमने बताया कि कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब एटलीस्ट 1 सोल्यूशन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, मतलब एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। जब नो सोल्यूशन होगा तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, की कंसेप्ट, वो ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। जब हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन हो और क्या हो 2 वेरिएबल में, तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं लाइन्स, ये भी बता दिया, ये वही है। फिर अगर यही अगर लीनियर इक्वेशन होगी लेकिन 2 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन, तो फिर हम कहेंगे उसमें से कितने सोल्यूशन होंगे, 1 भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे पहले वही क्वेश्चन आ गया है जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया है।
किससे? इसी से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5a + 7b = 2 15a + 21b = m हैव जीरो सोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर वही है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन है 5a + 7b = 2 और दूसरी है 15a + 21b = m। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x नहीं है बल्कि यहाँ x की जगह a है, y नहीं है बल्कि y की जगह b है। इसी तरह से x की जगह a, y की जगह b रखा है। दूसरी बात, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर m, मतलब c1 और c2 की जगह m रखा है और कुछ नहीं किया है। अब हमें ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इसके कितने जीरोज है। हमें बताना है कि m का क्या वैल्यू हो सकता है, m का क्या वैल्यू हो सकता है कि इसके जीरो सोल्यूशन है। मतलब ये जो इक्वेशन 2 है, ये गिवन है कि इसमें नो जीरो है, ठीक है, इसमें नो सोल्यूशन है, हम कह सकते हैं नो सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन का मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब उसके लिए अब हमने अभी एक कंडीशन पढ़ी थी कि वो कंडीशन पहले मैं आपको दिखाऊंगा। हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, जब नो सोल्यूशन होता है, यहाँ पर नो सोल्यूशन, तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, a1 क्या होती है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखो हमें बताना है कि m का वैल्यू क्या होगा। m किस में है, m आता है c में, तो हम यहाँ पर ये दोनों लेंगे, ठीक है, ये दोनों लेंगे। कौन सी, देखो b1/b2, b1 अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, b1 यहाँ पर है 7, a1 ये है b1, तो b1 की जगह 7 है, 7 डिवाइड बाई b2 की जगह है 21, तो 21 लेंगे। इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू c1 है 2 और c2 क्या है m, क्योंकि हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 7 × 1 7, 7 × 3 क्या होगा 21। अभी इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, m यहाँ आएगा, तो m का वैल्यू क्या होगा, m यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, तो हम भी इज नॉट इक्वल टू 3 × 2 6, सो m इज नॉट इक्वल टू 6। तो m इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। तो ये आपने देख लिया कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। या तो आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि नो सोल्यूशन कब होता है, जीरो सोल्यूशन या वन सोल्यूशन कब होता है, इन्फिनिट सोल्यूशन कब होते हैं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा पॉइंट, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी उन पर भी क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी हमने देखे हैं।